हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, डिस्क्राइब द इंसिडेंस ऑफ टैक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आज की वीडियो में इंसिडेंस ऑफ टैक्स पूरा पढ़ेंगे, इसके बारे में साथ ही साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको। और आई होप आज आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप देखेंगे पूरा एंड तक तो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर दें। जो भी आपका क्लास ग्रुप बना हुआ है उसमें अपनी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोज़ लाते हैं। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप ज़रूर प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर चेक करें और कॉर्पोरेट टैक्स की आप सभी वीडियोस अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हैंड रिटन नोट्स हैं ये, मेरी ही राइटिंग है ये। और स्कोप ऑफ ग्रोस टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो जीटीआई का स्कोप बताना है रेजिडेंस के बेसिस पर। इसको हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। सबसे पहले तो हमें इसके बारे का रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए कि रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पर, कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन अ टैक्स पेयर डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स का जो प्रभार है, टैक्स का जो बर्डन है, वो टैक्स पेयर पर डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। कि टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उस चीज़ पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ प्लेस एंड टाइम ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम। कि जो प्लेस एंड टाइम है जहाँ जो है इनकम या तो अक्रू हुई या फिर वो रिसिप्ट हुई, उस पर भी जो है डिपेंड करता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की आज हम बात करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स में हम एक मेन चार्ट लर्न करते हैं, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ। इस तरीके का चार्ट आपको याद करना होता है। और अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको ये चार्ट ज़रूर वहाँ पर आंसर में मेंशन करना होता है। तो इसको भी मैं आप याद कराऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल में जाएंगे, तभी हमें ये चार्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम जल्दी से इस पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन हु इज अ रेजिडेंट इंक्लूड ऑल इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स डिराइव्ड इट। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल इनकम है किसी भी पर्सन की, जो कि रेजिडेंट पर्सन है, उसकी जो प्रीवियस ईयर की जितनी भी टोटल इनकम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, वो सभी इनकम इंक्लूड होंगी, चाहे वो जो है किसी भी सोर्स से डिराइव की हो उसने, यानी कि कहीं से भी उसको प्राप्त हुई हो, वो सभी इनकम जो है वो इंक्लूड होगी और वो उसकी टोटल इनकम होगी। किसकी? ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। अब यहाँ पे एक बात भी बोली गई है कि ए पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले ए पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो कि इज रिसीव्ड इनकम विच इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कि जो कि इंडिया में ही जो है रिसीव्ड हुई है, और या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पर। साथ ही साथ एक्रूड और अराइजन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ना हमें इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कुछ टर्म्स को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इन टर्म्स को समझेंगे कि इनका मतलब क्या है, फिर हम इस पे आएंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब कि इनकम रिसीव हुई, है ना। ये तो सिंपल सा मीनिंग है। डीम्ड टू बी रिसीव किसको बोलेंगे हम? जब ये वर्ड आता है डीम्ड टू बी रिसीव, इसका मतलब क्या होता है?
मीन्स इसका मतलब होता है द इनकम हैज़ नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब वो एक्चुअली में अभी रिसीव तो नहीं हुई है बट वो होगी ज़रूर, उसको हम बोलेंगे डीम्ड टू बी रिसीव्ड। तो आपको ये ए कंडीशन यहाँ पे दिख रही होगी कि विच इज़ रिसीव्ड, यानी कि जो इनकम रिसीव्ड हो चुकी है या फिर वो अभी एक्चुअली में हुई तो नहीं है बट होगी, उसको हम बोलेंगे डीम टू बी रिसीव्ड। इन इंडिया में बात की गई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें और आगे क्या बोला गया है, एक्रू और अराइज। एक्रू और अराइज का मतलब मीन्स राइट टू रिसीव द इनकम, मतलब उसको वो इनकम प्राप्त करने का अधिकार है ना। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम आ जाते हैं अपनी ए कंडीशन पर, जो हमें लिखा हुआ है कि टोटल इनकम में वो सभी इनकम आएगी। तो ए कंडीशन में हमें क्या गिवन है कि दैट इज रिसीव्ड, यानी कि कोई इनकम रिसीव हुई है या फिर वो इंडिया में ही रिसीव होगी, और चाहे वो अक्रू और अराइज कहीं भी हुई हो, यानी कि आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हुई हो, अगर वो आपको इंडिया में रिसीव हुई है और इंडिया में ही अगर मिलेगी तो वो जो है रेजिडेंट की इनकम मानी जाएगी, उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी। साथ ही साथ अब दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। एक यहाँ पर हमें फोर्थ पॉइंट गिवन है जो कि टर्म्स का ही है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि वो हमारा आने वाला है आगे पॉइंट। जैसा कि आप देख सकते हो डीम्ड टू एक्रू और अराइज, ये टर्म भी आपको सुनने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मीन्स दैट द इनकम हैज़ एक्चुअली नॉट एक्रूड और अराइजन इन इंडिया। कहने का ये मतलब है कि अभी वो एक्चुअली में अक्रूड या फिर अराइज नहीं हुई है इंडिया में, उसको हम बोलेंगे डीम्ड टू एक्रू और अराइज। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि सैलरी आपने इंडिया में कमाई बट आपने रिसीव कहाँ करी, आउटसाइड इंडिया रिसीव करी, ये इसका एग्जाम्पल है। या फिर डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडियन कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे किया गया लेकिन आउटसाइड इंडिया में किया गया, यानी कि हो सकता है उनके शेयर होल्डर्स जो है वो आउटसाइडर्स हो, फॉरेनर्स हो, है ना। तो इसीलिए तो ये इसका एग्जाम्पल है डीम टू एक्रू और अराइज। मीन्स दैट द इनकम हैज़ एक्चुअली नॉट एक्रूड और अराइजन इन इंडिया। मतलब इंडिया में अक्रूड नहीं हुई, इंडिया में अराइज नहीं हुई वो, क्योंकि वो इनकम कहाँ जाएगी, वो बाहर जा रही है, दैट्स वाई। साथ ही साथ अब हम बी कंडीशन की बात करेंगे। ये तो थी हमारी ए कंडीशन जो हमने पढ़ी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया होना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी अक्रू और अराइजन है, तो वो हमारे ऑर्डिनरी रेजिडेंट के इनकम में आएगी, इंक्लूड होगी। बी कंडीशन में क्या गिवन है कि एक्रू और अराइजेज या फिर डीम्ड टू एक्रू और अराइजेज टू हिम इन इंडिया। अब इंडिया में बोला गया है ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। कहने का ये मतलब है कि वो अक्रू और अराइज या फिर डीम टू अक्रू और अराइज इंडिया में है, चाहे उसने रिसीव कहीं भी किया हो, बट वो इंडिया में अक्रू और अराइज है या फिर डीम टू अक्रू अराइज है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी। साथ ही साथ सी पॉइंट हम पढ़े तो एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। भले ही वो उसने जो इनकम है एक्रू और अराइज जो है वो आउटसाइड ही क्यों ना की गई, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको इंडिया में ही टैक्स पे करना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हमने फर्स्ट वाला पूरा रीड करा ABC, ठीक है। अभी हमने ये पूरा फर्स्ट वाला रीड किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये ए कंडीशन पढ़ी, बी कंडीशन पढ़ी, सी कंडीशन पढ़ी। तो ये इसमें क्या था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम में ये इस टाइप की इनकम्स इंक्लूड होंगी। अब हम बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की, तो इनके बारे में क्या गिवन है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं हो सकती है, कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं होती, हमें पता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना। तो अब लिखा क्या है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। द टोटल इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंक्लूड ऑल इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स। तो अब अभी भाई कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में क्या होता है वो अब पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इसमें एक कंडीशन क्या गिवन है कि रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव इंडिया में है उस साल,
और वेदर एक्रूड और अराइज तो वो उसकी इनकम में इंक्लूड होगी, यानी कि पहला पॉइंट तो उसका और इसका दोनों का सेम है। साथ ही साथ एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और इन इंडिया ड्यूरिंग वेदर रिसीव्ड एनीवेयर, कहने का ये मतलब है इंडिया में ही एक्रू और अराइज हुई है, चाहे रिसीव उसने कहीं पे भी की हो। तीसरा, एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, यानी कि आउटसाइड इंडिया में एक्रू और अराइज हुआ है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, भले ही जो है उसका इंडिया में ही प्रोफेशनल यानी कि कंट्रोल जो है उस बिज़नेस का इंडिया में हो रहा हो, अगर वो आउटसाइड इंडिया में ही रिसीव हुई है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की टोटल इनकम में इंक्लूड होगी। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट के केस की, कि टोटल इनकम जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा नॉन रेजिडेंट के केस में, कि यदि वो रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है उस साल तो वो इंक्लूड होगी। साथ ही साथ एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू टू अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर, ये भी इंक्लूड होगा। अब हम बात करेंगे हमारे चार्ट की, फटाफट से हम उस पर आ जाएंगे, तो इसको हम रीड करेंगे। अब ये हमारा मेन जो है हमें याद करने का वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि तीनों हमें यहाँ पे इनकम्स बताई गई हैं, यहाँ पे हमें रेजिडेंट का केस बताया गया है, यहाँ पे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और यहाँ पे नॉन रेजिडेंट का, राइट। तो अब आप ये देखिए कि अगर इनकम जो है, फर्स्ट वाला पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इनकम जो है वो रिसीव इंडिया में हुई है, भले ही वो एक्रू या फिर अराइज, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर एक्रूड और अराइज इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, भले ही वो एक्रू और अराइज इंडिया में हुई हो या आउटसाइड इंडिया हुई हो, तो टैक्सेबल और नोट किसके केस में होगा, रेजिडेंट के केस में भी होगा, नॉट रेजिडेंट के ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी होगा और नॉन रेजिडेंट के केस में भी होगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यानी कि मिलेगी इंडिया में ही, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या लग गया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, यानी कि एक्चुअली में अभी रिसीव हुई नहीं है बट होगी ना, तो इसीलिए तो इसमें भी रेजिडेंट में भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी और एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट में भी इंक्लूड है। तीसरा पॉइंट, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, मतलब एक्रू और अराइज तो इंडिया में है, भले ही रिसीव इंडिया में हुई हो या आउटसाइड इंडिया में हुई हो, तो टैक्सेबल रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है। फोर्थ, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, कहने का मतलब है कि वो इनकम एक्रू डीम टू एक्रू और अराइज, मतलब ये पॉइंट के आगे बस डीम लगा दिया गया, फोर्थ पॉइंट में और कुछ भी नहीं है, एक्रू और अराइजिंग में डीम्ड लगा दिया गया कि डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है, लेकिन भले ही वो इंडिया में रिसीव हुई हो, भले ही आउटसाइड इंडिया में हुई हो, तो इसमें भी यस यस और यस, यानी कि तीनों के लिए वो टैक्सेबल मानी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या गिवन है कि इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, की इनकम रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है, एक्रू और अराइजन भी कहाँ हुई है, आउटसाइड इंडिया में हुई है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, भले ही उस बिजनेस का कंट्रोल सेटअप इंडिया में ही क्यों ना हो, बट वो इनकम कहाँ रिसीव हुई है, आउटसाइड इंडिया में रिसीव हुई है, अक्रू और अराइजन भी वहीं हुई है, रिसीव भी वहीं हुई है। ठीक है, तो रेजिडेंट के केस में तो वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, बट नॉन रेजिडेंट के केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो कि अगर बिजनेस भले ही इंडिया में सेटअप हो, बट अगर मान लो बाहर किसी ने रिसीव करी है और वो बाहर का ही बंदा है, नॉन रेजिडेंट है वो, ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट है, रिसीव भी अराइजन भी वहीं हुई, अक्रू भी वहीं हुई, रिसीव भी वहीं हुई, तो वो यहाँ क्यों टैक्स पे करेगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे उसकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी नॉन रेजिडेंट में, तो यहाँ पे नो आएगा। अगला, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई, अक्रू और अराइजन भी आउटसाइड इंडिया हुई,
और बिजनेस का कंट्रोल जो है वो कहाँ पे है, वो भी आउटसाइड इंडिया में ही है। तो अब रेजिडेंट तो भरेगा टैक्स, बट नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट का कोई टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी, तो इसको हम याद रखेंगे। 7th पॉइंट, इनकम रिसीव एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, अक्रू भी, अराइजन भी। तो रेजिडेंट के केस में तो यस होगा, बाकी वो क्यों भरेंगे, वो नहीं भरेंगे, नो नो, ये नहीं भरेंगे टैक्स। 8th पॉइंट देखिए, जिसमें तीनों में नो है, तो क्या होगा, रेमिटेंस का केस हो सकता है ये। देखिए रेमिटेंस का केस हो सकता है ये। इनकम एक्रूड और अराइजन और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भले ही इनकम एक्रू और अराइजन या फिर रिसीव आउटसाइड इंडिया में ही क्यों ना हुई हो, बट यहाँ पे बोला गया है कि अर्लियर ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले के जो साल थे तब ये अराइज हुई थी, तब एक्रू हुई थी। और मान लो कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम इंडिया में भेज देते हैं। मान लो कि हमारा कोई रिश्तेदार है, वो बाहर फॉरेन में ही रहता है और उसने प्रीवियस ईयर में ना, बाद में, पहले, उससे पहले इनकम अगर जो है रिसीव की होगी या फिर हुई होगी, तो उसने कुछ भेजा। रेमिटेंस के केस में ना तीनों ही टैक्स नहीं भेजेंगे, मतलब भरेंगे, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो ना तो प्रीवियस ईयर किया है और वो क्या है, रेमिटेंस का केस है, यानी कि पैसे भेजे हैं सिर्फ, तो इसीलिए कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो हम ये याद रखेंगे। बाकी इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप याद रख सकते हो। लाइक 5th, देखिए 4th पॉइंट तक तो सारे ही ऐसे हैं। बस हम क्या करेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, नो को याद रखेंगे सारे, कि भाई ये लास्ट के जो 4 है ना, इसमें जो है नो 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 ही आएगा। इधर यहाँ पे 3 नो 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 आएगा और इधर ओनली 1 पे नो नो आएगा। बाकी आपको ये तो पॉइंट याद ही रखने पड़ेंगे। इनको याद करने का तरीका भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता दूँ क्या है। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइज, यही लिखा है ना। बस सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या जोड़ दिया, डीम्ड जोड़ दिया। बस पहला और दूसरा पॉइंट में कोई इतना वो अंतर नहीं है, बस इन्होंने डीम्ड वर्ड जो है वो जोड़ दिया। थर्ड और फोर्थ में भी यही किया इन्होंने, एक्रू और अराइजिंग है, बस यहाँ पे डीम्ड टू एक्रू और अराइज कर दिया, डीम्ड वर्ड जोड़ दिया, है ना। और 5th वाले से आपको सारा जो है अलग अलग तरीके से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें भी कुछ अंतर नहीं है। 5th और 6th में अगर आप देखें तो इनकम रिसीव और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई, बट जो बिजनेस का कंट्रोल है वो कहाँ है, इंडिया में है। यहाँ पे बिजनेस का कंट्रोल कहाँ है, आउटसाइड है। बस यहाँ इनसाइड है और यहाँ पे आउटसाइड है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। साथ ही साथ इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूज और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, इस पॉइंट को आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। 8th पॉइंट में आपको पता है रेमिटेंसेज वाला केस याद रखना है कि पैसे भेजे हैं, ठीक है, पैसे भेजे हैं और वो अर्लियर ईयर में कमाए थे, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले कमाए थे। तो ये था इंसिडेंस ऑफ टैक्स का टॉपिक। आई होप क्लियर हुआ होगा, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस टॉपिक में आपको। और आज के लिए इतना ही। और कॉर्पोरेट टैक्स की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।